Good evening and welcome to the KFC presents Vigo Tel Mobile Tri-Nation Series. It's the final today. बाबर आजम ने चौका मार के फिनिशिंग रन यहां पे मार दिए और पाकिस्तान की टीम को ट्राई सीरीज फाइनल जितवा दिया है। पाकिस्तान में खुशी की लहर, पागल हो गए फैन, मोहसिन नकवी पागल हो गए हैं और सबको गले लगा रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी जीत हो गई है। यहाँ पे 114 रन का चेज पता कब जाके हुआ है आपका 19वें ओवर में जाके रो के। खैर जो मर्जी हो, जीत होती है भाई, और पाकिस्तान ने यहाँ पे मुकाबला जीता जो कि आज की डेट में एक सच है। और कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा ये चीज कि इस ट्राई सीरीज के अंदर श्रीलंका, जिम्बाब्वे कोई कॉन्टेस्ट पहली बार था नहीं। लंका एक कॉन्टेस्ट था जो कि पिछले मैच में हारे, लेकिन इन्होंने अपनी गलतियां सुधारी और आज के मैच में बेटर क्रिकेट खेली। बॉलिंग से ही इन्होंने आउटक्लास कर दिया यार। मैच तभी खत्म हो गया था जहां पे इन्होंने कोलैप्स करवाया था, ये बात सच है। बट बाबर आजम अपनी टुक कर करके करू के अपना मैच जितवा के चला गया। और एक बात वही है कि यार पाकिस्तान में तो उसको आज वही बोलेंगे कि हमारे लिए तो हीरो है ये, कि हमारे लिए मैच फिनिश करके गया है। एक एंड उसने पकड़ के रखा और उसने मैच फिनिश किया, उसने मेक श्योर किया कि टीम उसकी जीते। ये चूरन बांटे जाएंगे, हालांकि 114 रन में चूरन नहीं बांटे जाने चाहिए, लेकिन आपका पूरी ट्राई सीरीज में पाकिस्तान एक मैच हारा, वो आपका मैच था श्रीलंका वाला। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे मोस्ट T20 विंस बाय पाकिस्तान इन अ ईयर, अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये सबसे ज्यादा हो गई है, क्योंकि 2025 में 34 में से 21 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं और लॉस अगर देखेंगे तो 13 है। तो अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया और मेरे ख्याल से एक पूरे के पूरे कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 में जीत पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसी साल हुई है, यानी 2025 में। और क्यों है इसका रीजन, ट्राई सीरीज अफगानिस्तान और यूएई वाली ये जीत गए थे। देखो मोहसिन नकवी एशिया कप में सब जो है वो सलाम, एशिया कप में ये फाइनल पहुंच गए थे और यहाँ पे जो आपका ट्राई सीरीज फाइनल है जो मर्जी जीत गए। और एक बात देखो यार, मानने वाली बात है कि पहले क्या होता था ना कि जब छोटी टीमें आती थी तो पाकिस्तान हार जाता था, पाकिस्तान के बस की नहीं हो पाती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि छोटी टीमों से जीत रहे। छोटी टीम मतलब डिसरिस्पेक्ट मत लीजिएगा, लेकिन सपोज कीजिए कि कोई भी आ रही है यूएई टाइप, अफगानिस्तान टाइप, तो उनके अगेंस्ट पहले आते थे बहुत बुरे तरीके। अफगानिस्तान बोलूंगा यूएई टाइप या यूएसए टाइप, तो तब ये हार जाते थे, तब यूएई जीत जाती थी, तब यूएसए जीत जाती थी। लेकिन आज की डेट में वो हो नहीं रहा है ना। और जहां तक बात है मोहसिन नकवी की, सही बोला कोबरा ने कि जीता पाकिस्तान की टीम है और पागल हो रहा है मोहसिन नकवी और पागल हो रहे हैं पाकिस्तान के फैन। मोहसिन नकवी को जाके वहां पे गले लगा रहा, भाई खैर मेरी जान बच गई। यहाँ पे पूरी टीम मोहसिन नकवी के दरबार में जो है वो सलाम नतमस्तक हो गए हैं। मैच जीतने के बाद पूरी टीम जो है वो उनसे हाथ मिला रही है, उनके गले पड़ रही है कि पागल हो गई पूरे। क्या आपने ट्राई सीरीज करवाई है मोहसिन नकवी, और टीम पाकिस्तान के साथ उनके सामने जिम्बाब्वे, श्रीलंका, मतलब वो सलाम ठोक रहे हैं। इसीलिए फिर शुक्र है ये दोनों टीम थी, वरना कोई ढंग की टीम होती हमारे तो बस की नहीं थी। खैर लेकिन जीत चुकी है पाकिस्तान, जीत होती है। 115 रन चाहिए थे इनको, 34 गेंदों में 37 रन बनाकर आज बाबर आजम नॉट आउट रहे। फिर से अपनी एवरेज उनकी मेंटेन यहाँ पर हो गई है। लेकिन देखो एक ही चीज बोल सकते हैं इसमें, अब मैच तो इनके बॉलर्स, मतलब थू तो है ही, लेकिन मैच देखिए इनके बॉलर्स नहीं जिता दिया। बैटिंग पर से पहले अगर आप बॉलिंग पर जाए ना, मैच तो इनके बॉलर्स नहीं जिता दिया। और बॉलिंग से भी ज्यादा मैं बोलूंगा मैच श्रीलंका की बैटिंग ने जिता दिया पाकिस्तान को। जो टीम 10 ओवर में 81 for 1 बना रही है, उसके बाद अबे इनकी बॉलिंग देख के क्या करेगी पाकिस्तान की बॉलिंग। जो टीम इनके 10 ओवर में 81 पे 1 है और उसके बाद अगर वो टीम 114 ऑल आउट हो जाए है ना, तो उनके बॉलर्स, तो उनके बैटर ने ही अपने आप को हरवा दिया। अगर आप यहाँ पर देखें पाकिस्तान की टीम को, तो शाहीन अफरीदी 3 ओवर 18 रन 3 विकेट ले गए, सलमान मिर्जा को 1 विकेट मिल गई, फहीम अशरफ को कोई विकेट नहीं मिली, अबरार को 2 मिल गई, नवाज को 3 मिल गई, सैम अयूब को 1 मिल गई। सैम अयूब जो टीम नहीं खेल सकती, 4 ओवर 17 रन, 4 ओवर पूरे डाल के 17 रन 1 विकेट ले रहा है सैम अयूब, बताइए। 4 ओवर 17 रन मोहम्मद नवाज 3 विकेट, 4 ओवर 18 रन अबरार 2 विकेट। जब इन तीनों के 12 ओवर में 12 ओवर में इन्होंने कितने रन बनाए, 18, उसके बाद आप देख लें 52 रन इन्होंने बनाए ओवरऑल। 12 ओवर में श्रीलंका ने इनके 52 रन बनाए हैं और प्रियांशु 6 विकेट खोई है। तो आप सोचो
कि श्रीलंका आज जीतने आई ही नहीं थी। कोलैप्स देख लें आप यार कोबरा, पता है प्रॉब्लम 20 पे 1 प्रॉब्लम है, 2 और यहाँ कोलैप्स, वही मैच खत्म। मैं इसी पे आ रहा था कि जो ये कोलैप्स हुआ ना, यही पे शायद मैच खत्म, मैच यही खत्म हो गया। मतलब 84 पे 2 से अगर एक टीम आके 114 पे निपट जाती है, मतलब मैच हो गया डेड, मैच हो गया खत्म। और इवन मैं तो बोलूंगा कि आज जिस हिसाब से श्रीलंका ने बैटिंग करी है, मेरे ख्याल से श्रीलंका मैच जीतने आया नहीं था जी। अगर आप बात करोगे नहीं श्रीलंका मैच जीतने आया, श्रीलंका मैच में भी नहीं था यार। ठीक है पाकिस्तान ने टुक टुक करी, लेकिन उनको अगर आप देखोगे उन्होंने केस के नाम से ठीक तो खेला। अगर आप देखो एक टीम का काम क्या होता है कि पहले अपनी जीत मेक श्योर करो जी, फालतू के रिस्क वगैरह ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी में खत्म कर देते, खत्म जल्दी ही करना चाहिए था कायदे से। लेकिन जीत होती है, चाहे आखिरी ओवर में आए चाहे सेकंड लास्ट ओवर में आए। आपकी बात पर एक और चीज है, एक और चीज है, 115 रन अगर आप यार 115 मान लो जल्दी करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 16 ओवर ले लो मैक्स टू मैक्स यार, 16 ओवर ले लो आप, 19वें ओवर 20 ओवर में जाके जीत रहे हो यार। कोबरा देखो अब जो यार देखो ना, उन्होंने यार पहले हम ये बोलते थे कि ये छोटी टीमों से हार जाते हैं या फिर इनकी लेवल की टीम आती है, यही तो इनका लेवल है। वही तो ये चलो जीत गए, लेकिन इस जीत पे करेंगे। पहले ये भी लेवल नहीं था, पहले ये भी लेवल नहीं था आपका। T20 में आप मुझे सब बताइए, ये घर पे जीतते कब थे? घर पे गए बाहर कब जीतते थे? जीतते ही नहीं थे, जीतते तो कभी जीतते ही नहीं थे। अब आप पिछले 3-4 महीने में देख लो, मतलब पूरे साल ही देख लो। ट्राई सीरीज जो थी अफगानिस्तान यूएई वाली, लग रहा था अफगानिस्तान जीतेगी, अफगानिस्तान नहीं जीत पाई, पाकिस्तान जीत गया। एशिया कप में लग रहा था लंका फाइनल आ गया, ये लोग फाइनल आ गए। वो तो ऑब्वियसली जीतना हम नहीं था, वो तो क्लियर था। यहाँ पे भी आप देख लो, चलो क्या पता श्रीलंका एक आउटसाइड चांस था, वो नहीं जीत पाया ना। तो लगातार अगर एक टीम जीत रही है और उनको मतलब वही वाली बात है कि हर बार जो अपसेट होता था इस बार अपसेट नहीं हो पा रहा है, तो वो T20 में बेटर कर रहे हैं पहले से। मतलब अगर आप कायदे की बात देखो आकिब जावेद जो आया इनका, इन्होंने हर बार एक नई स्ट्रेटेजी निकाल दी, स्पिन ट्रैक। अब ये वो ट्रैक देते ही नहीं, पहले शीशे देते थे क्या भाई बाबर बैटिंग कर ले 100 मार ले। अब ये कहते हैं कि बाबर बैटिंग कर ले, हम लोग अपनी बॉलिंग से ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ये पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रेटेजी है, जहां पे आप सामने वाली टीम को रिस्ट्रिक्ट खुद करो, आपका आके इजी चेस, जहां पे 130-120 रन हो। मैं अभी ये बोल रहा हूँ 150 रन की टीम नहीं है ये चेस करने वाली। किसी दिन इनको अगर 150-160 का टारगेट मिल गया, ये चेस नहीं कर पाएंगे। उस दिन भी 180 में रह गए थे ना, क्यों रह गए थे? क्योंकि स्ट्रेटेजी में ही फ्लॉ है, क्योंकि स्ट्रेटेजी दिमाग ही 120-130 वाला है, ये मैक्स टू मैक्स 140 वाला है। तो यहाँ पे फंस जाते। लेकिन जहां तक बात है इस सीरीज की जीत की, तो अभी के लिए फिर एंजॉय है, कांग्रेचुलेशन है कि श्रीलंका की आपने ये डाउनफॉल वाली टीम को हराया है और जिम्बाब्वे को हराया है यार। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद श्रीलंका। जो टीम इससे पिछले गेम में 180 बना रही थी, जो टीम 180 बना सकती है पाकिस्तान की इस बॉलिंग के सामने, वो आज 115 ऑल आउट कैसे हो सकती है, बावजूद उसके कि 10 ओवर में। समझ नहीं आया मुझे, ये बहुत समझ से परे था। आई थिंक सनत जयसूर्या का भी वहां दिमाग घूम गया होगा, है ना, कि यार ये क्या हुआ हमारे क्या बचा भाई। आज अगर आप देख लें तो फेवरेट्स ठीक है पाकिस्तान होगी, अपने घर में खेल रही है, बट श्रीलंका के पास चांस था, 60-40 था। और स्पेशली इस विकेट पर आप खुद सोचो ना, 10 ओवर में 80 रन थे उनके। इस विकेट पर अगर वो 10 ओवर में अगले नेक्स्ट 10 ओवर्स में अगर वो 70 रन भी बनाते है ना, 150 के अराउंड होता है स्कोर। आप अगर 80 रन के अराउंड बनाते तो 160 के अराउंड स्कोर होता है। 150-160 पर श्रीलंका जीती हुई थी। लेकिन श्रीलंका ने जो महा चोक किया, मतलब मैंने इतिहास ऐसा चोक कभी देखा ही नहीं। देखो महान चोक, इतिहास में ऐसा चोक कभी देखा ही नहीं है मैंने। नहीं सही बता रहा हूं मैं। आप देखो कब बना 115 कोई टीम कब बनाती है, मान लो कुछ और सुन ले। अच्छा 115 रन टीम कब बनाती है? जब वो टीम लेट्स से 10 पे 3 हो जाए, 15 पे 5 हो जाए, मतलब शुरुआत से लेके आखिर तक उनकी विकेट ही गिरती रहे, तब बनते हैं 115 रन। लेकिन अगर टीम 10 ओवर में 80 पे 1 है, 81 for 1 है ना, और वहां से वो टीम 114 ऑल आउट हो जाए, तो वो तो भाई इतिहास का सबसे बड़ा चोक है। ऐसा चोक तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है मैं मानता हूँ, तारीफ वहां पर आपको पाकिस्तान के बॉलर्स को भी देनी पड़ेगी, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन उनके क्रेडिट से ज्यादा आपको श्रीलंका की बैटिंग को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि ऐसी भी कोई, जब आप इसी बॉलिंग के शुरुआत के 10 ओवर में इसी बॉलिंग पे 80 रन बना सकते हो, तो ऐसा क्या हो गया लास्ट 10 ओवर्स में कि आप 30 पे ऑल आउट ही हो? मतलब बात क्या 30 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। उनके रन स्क्वीज कर दिए थे। देखो लास्ट में जो विकेट आई है ना, वो आ गई लगातार, वो तो मान रहा हूं, लेकिन बीच में ना आप याद कीजिए तो इशारा ही मार रहा था अकेले, दूसरे एंड से रन नहीं आ रहे थे। तो मैं बोल एक मुझे बात बताओ, वैसे कितने श्रीलंका का बैटिंग दिखाना जरा। उन्होंने तो बोल रहा हूँ आपको कि आपको श्रीलंका ने वहीं तो गलती की है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि खुद गलती की है ना उन्होंने। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक एंड से इशारा मार रहा था। अब 114 रन में से अगर एक बंदे के 50 रन है,
ये 55 या 57 रन है, दिखा दो एग्जैक्ट कितना, मैंने देखा नहीं उसके। 59 है, चलो 59 रन है उसकी, टीम के 114 है, तो आधे रन तो वही मार गया, आधे रन तो वही मार गया ना भाई। तो बाकी टीम को रोक के रखना वो इन्होंने काम कर दिया पाकिस्तान के बॉलर ने। एक इकलौता बैटर तो जिता पाएगा नहीं भाई, जो मर्जी आप कर लो। और वो पहले, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 140 रन पाकिस्तान के गले पड़ जाता, बाबर जैसे बैटिंग गले पड़ जाता, लेकिन उन्होंने बनाई ही नहीं। आप अगर ऐसी अप्रोच करनी थी तो बाकी बैटर भी लप्पेबाजी करने के बजाय ना ये करते कि गंदी बॉलों को टारगेट करेंगे, तब तक सिंगल डबल से काम चलाएंगे, क्योंकि ये पिच सच में इनको असलियत में मरवाया है इसने, कुशल मेंडिस ने और ये रत्नायक ने। अरे 18 मैं तो हसरंगा छोड़ दो नीचे है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। देखो कमिल के साथ, मेचारा के साथ मेंडिस की पार्टनरशिप हुई, 18 गेंदों वो खेल गया, 18 में भाई तू 14 बना रहा है और फिर आउट भी हो रहा है, जब मारने की जरूरत है वहां पे आउट हो रहा है 5-10 ओवर के बाद। उसके बाद ये रत्नायक 11 में 8, और मैं मानता हूँ कि सिंगल डबल नहीं निकल रहे थे, लेकिन भाई वो काम आपका है ना, आप डॉट ही खेले जा रहे हो, सिंगल निकाल रहे हो, सिंगल भी नहीं निकाल रहे वहां पर। अगर आप, और वही सेंसिबल बैटिंग होती है, वही एक अच्छी टीम होती है, वही एक बड़ी टीम होती है, अच्छी टीम है ना। श्रीलंका आज की तारीख में मरी मरी फिर रही है, पाकिस्तान से ही पिट रहे, बताओ। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ, पिछला गेम में जीत के आए, पाकिस्तान को पीछे पेल के आ रहे थे, चेज नहीं हुआ था पाकिस्तान से 180। भाई तुम 140 बनाते ना इस विकेट पे, जितना टर्न और वो सारी चीजें मिल रही थी, लो बाउंस रह रहा था, आप गेम जीत सकते थे। बट खैर, यू हैव टू पाकिस्तानी बॉलर्स, आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी वहां पर, चाहे नवाज हो, स्पेशली स्पिनर। जैसे मैंने आपको बताया कि 12 ओवर में स्पिन के सैमयूब, नवाज और अबरार, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 52 रन बनाए, 52 रन इन्होंने बनाए वहां पर 12 ओवर में। आपको बताऊं, अच्छे विकेट खोले। एक मैं बात बताऊं, इनका मेरे ख्याल से, देखो बहुत लोग बोलते हैं कि सलमान अली आगा T20 का प्लेयर नहीं है, बैटिंग तो उसकी बहुत गंदी है, मानता हूं मैं, लेकिन जहां तक कप्तानी की बात है ना, ये मैं दावा ठोक के कह सकता हूं कि बेटर कैप्टन देन बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, यार बेटर कैप्टन एंड बेटर स्ट्रेटजीज। यार बाबर रिजवान के अंडर तो जीतते ही नहीं थे, कम से कम यार ये जीतते वगैरह से तो हमेशा ही जीत जाते थे यार। कब जीत रहे थे भाई, सब तो हार रहे थे, घर पे व्हाइट वॉश ही हो रहे थे, एशिया का बाहर रहे थे, इनको हर कोई तो पेल के जा रहा था। कम से कम सलमान अली आगा, बाबर आजम और रिजवान से बेटर कैप्टन नहीं है, तो आपको मानना ही पड़ेगा भाई। एक ट्राई सीरीज जीत गए, फिर उसके बाद आज ट्राई सीरीज जीत गए, एशिया का फाइनल खेल गए, तो इन्होंने, देखो सलमान अली आगा ने रिजल्ट तो प्रोड्यूस किए पाकिस्तान के लिए, चाहे भले बैटिंग खुद ने बेड़ा कर करी हो, लेकिन उसने रिजल्ट दिए हैं। तो कप्तान जो इसको बनाया है T20 में, ऑब्वियसली शाइन इससे बेटर कैप्टन होता, ज्यादा बेटर ऑप्शन था, लेकिन सलमान अली आगा कप्तान बनाना अभी तक गलत डिसीजन लग नहीं रहा है। वो खाना पीना कर रहा था, उस पर कैमरा मार दिया, खाना पीना कर रहा था रमीज राजा, वो खाना पीना कर रहा था तो कैमरा मार दिया, वो कर रही है। खैर अब क्या ही बात करें इनकी, तो भैया मैच यहाँ पे ट्राई सीरीज जीत जाए पाकिस्तान की टीम, मरदोश कौन होगा? नवाज को बनना चाहिए भाई, नवाज पिछले मैच में था मेरे ख्याल से, नवाज होगा प्लेयर ऑफ द सीरीज भाई। वैसे एक बात है, नहीं नवाज प्लेयर ऑफ द सीरीज में नवाज ही होगा, बनना उसी को चाहिए भाई, बनना उसी को। चलिए उससे क्या करना है, लेकिन जहां तक बात है इनकी स्ट्रेटजी की, आपको क्या लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में क्या कोई एडिशन करेंगे टीम में, इस टीम में? क्योंकि अब इसके बाद तो T20 वर्ल्ड कप इनका नहीं, इसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जनवरी में सीरीज, ऑस्ट्रेलिया से कहां पे खेलनी? भाई कमेंट कर रहा था, खेलेगा ऑस्ट्रेलिया है, आएगी ऑस्ट्रेलिया पेलेगी इनको, जो भी है ऑस्ट्रेलिया आएगी, ऑस्ट्रेलिया पेलेगी इनको भाई, फ्लैगेड ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया अपनी साइड ही भेजे फिर, ये कैसे पता लगेगा। अब आ भी रही है, नहीं आ रही है, एक भाई ने कमेंट किया था तो मैंने उसको चेक किया नहीं, लेकिन अगर है ऑस्ट्रेलिया से सीरीज, ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान की नेक्स्ट सीरीज जनवरी में क्या होगा, क्योंकि एक महीना पूरा खाली, मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक महीना खाली, या तो फिर वहाँ PSL हो उस वक्त। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो अब अगर आप T20 टीम की बात करते हो, मेरे ख्याल से 1-2 एडिशन इनको करने, और इनका जो बॉलर था मेरे ख्याल से जो था ना इनका, जो राइजिंग स्टार एशिया का में लास्ट ओवर डानियल नाम था उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक बॉलिंग करी थी, तो उसको ऐड करना चाहिए इनको स्क्वाड में, फास्ट ट्रैक करना चाहिए, ठीक बॉलर है वो। और रही बात सुफियान मुकीम की, सुफियान मुकीम को भी लाना चाहिए इनको T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन ये बात ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आएगी जैन में आएगी ना, ठीक है। खैर वो तो ऑस्ट्रेलिया को लेवल बताई देगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं, चाहे A टीम हो, B टीम हो, C टीम हो, आपको जरूर मारेगी। मैं आज ऐसे कागज पर लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत मारेगी पाकिस्तान को। लेकिन एक बात ये हो चुकी है कि बाबर आजम ने ये इनिंगे खेले के जो इसने खेली है, अपनी T20 वर्ल्ड कप की टिकट कर ली पक्की, तो इस बार T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाला है बाबर आजम। तो जो एशिया कप में पाकिस्तान के लिए टुक टुक करने के लिए नहीं था, वो इस T20 वर्ल्ड कप में होगा।
भले ही जो मर्जी हो, जैसी मर्जी नॉक हो, अब ये लोग जस्टिफाई करेंगे कि आज वो मैच फिनिश करके गया है, पहले भी उसने 50-50 मारे हैं सीरीज के अंदर, ट्राई सीरीज के अंदर। तो बाबर आजम का एक चीज तो पक्की हो गई है, T20 वर्ल्ड कप। Dushmantha Chameera, the last man dismissed for non. Geez, I'm sure they wouldn't be able to believe it either. Pathum Nissanka went for 7, but Kamil Mishara built a good partnership with Kusal Mendis, even though he was slightly slow. It was perfect. But the moment he was dismissed, Salman Mirza finished the game off, but it was Abrar, Saim and Nawaz who really put the brakes on, and 2 wickets that fell so quickly. Sri Lanka winning the toss and bowling first. They've been fabulous. Now we'll take a little break and then the chase. Pakistan need 115 to win this tri-series. The other part is the fielding bit. So got to hold on to your catches, make half chances into full. Not good. Into the gap and 4 runs. Easy ball really for the left-hander to handle. Well, that's the other thing. Sri Lanka can't afford to be messy. Now the greatest start to is over. Theekshana into his second, just trails down in lines. Cut shot, beautifully played. What a good shot that is. He's such a delight when he's batting like this. Now this is picture perfect. Theekshana now overcompensates, short and wide, but what Saim Ayub rocks onto that back foot, very stable on impact and power through the shot. Oh, that is close. If that hit the pad, I think Sri Lankans have got a good chance of maybe appealing again. Umpire is not going to signal anything because he feels that Sri Lanka may just go for a DRS here. What is he thinking, Captain? Theekshana. Timer is out. And it's been given as runs. 4 runs. Well, it had to be the bat. The only thing that has saved Saim Ayub here is an outside edge. That is a crease. That's gone. Made a wonderful sound. 26 now without a wicket after 4. A good over undone. Undone by a shorter length delivery. Gets it past the infield into the fence for 4. Unlucky because it was an edge. But when you've got the fielders in, fine and third, both in the ring, then an outside edge can work wonders for you. A top delivery. Really good. Squares him open, Saibzada Farhan. And just gets a leading edge. See the change of pace with the fingers that have been rolled over. That is very, very short and dealt with. First ball from Hasaranga and smacked out of the park. That's what you do. You wait. You wait for something to pounce on. He gets it. Hasaranga tries to bowl it into the pitch. Geez, pressure on Hasaranga. Also that pull shot again. Hits it extremely well. A 4 after the 6. A little fuller than the previous one, but very, very short. If Sri Lanka had any chance of getting back into this, they needed Hasaranga to really start strong. Ball nips back. Farhan trying to hit it out of the park. Off stump, out of the ground. Listen to the crowd. Their wish is granted. They're celebrating a wicket. Lots of slower balls from Ishan Malinga, and then he cranks it up. It just went through.
so quickly. 142.3. And Sri Lanka get that breakthrough. They still have 69 to defend. Shahizada Farhan for 23. Pakistan are 46 for 1. That's pulled away, and that'll go to the fence. Slow and short and dealt with. 50 raised. Yeah, didn't grip. It just goes on towards the leg side, and Saim Ayub, he's actually looked in good touch throughout the series, even though he's not gone. Social media. Must be pulled away, and this will find the fence. Shot and pounced on. Another Tapal moment. Time for a cup of tea. That's how short it was. Highest score in the series for Saim Ayub. Pakistan getting closer. 57 needed. Sri Lanka running out of options. But if you bowl that short, you're going to get punished. A poor delivery, and the result is it's out of here. Oh dear. It's all going wrong for Hasaranga. That length, even if it turns square, you're not going to have any impact. Pakistan batters waiting for this. In terms of the T20 World Cup round the corner. That has stayed low and is very, very straight. That is extremely unfortunate for Saim Ayub. But that does mean his innings will come to a close. Sri Lanka will stand in the huddle and they'll be kicking themselves, I tell you. Yeah, good luck playing that. Hasaranga very good, but it helped out a great deal there by the surface. It's just stayed down and no chance of getting bat on it. Saim Ayub's 36-run chance. Shot, beautifully played. Really had to reach out, Salman, to get to that, and then picks out the gap perfectly. And it puts pressure on Hasaranga as it races away for 4. Picks it up on the full. That was important. And it's his reach that has allowed him to do that. Perfect placement. Top stuff from the Pakistan skipper. It's a 4 to close the over. Pakistan require 18. 97 for 2. He's been so good at picking out the gaps, Salman Aliaga, and he's picked another out there. Pace. No, it's gone. I thought it was a half striker and put away to the fence. Shanaka takes a very good catch. It was a sharp catch hit out of the middle of the bat, and so a wicket has gone down. Can you believe it? A wicket, a maiden T20 international wicket for Pavan Ratnayake. And when you think of the wickets that have fallen, even Hasaranga's wicket was a rank short ball. So was this. Sri Lanka have got 2 wickets of deliveries like that. Situation, so they've really not been benched completely. That's gone up in the air. Now another one will fall here. That's easily taken. Fakhar Zaman once again rushed into playing that lofted shot. I don't know why, because all Pakistan need at this stage is singles and safe batting. I think it's playing on his mind. He's never hit a 6 against Sri Lanka, which is very unusual. Even the previous game he's tried, Shanaka caught him. And here again, can you believe it? Pavan Ratnayake's got a 2nd wicket. Fakhar Zaman's gone for 3. 104 for... No, it's not working. That's an easy ball to hit for Babar Azam.
I think he bowled that on purpose. He got a wicket earlier, but he's bowled this to Babar. He's aware of the situation and he's always looked to get low and hit it into gaps. That's what he does. Babar Azam gets them home with a cracking cut shot that will go and hit the fence. Pakistan win another ODI series. This was Tri-Nations. Congratulations all around. T20I series, in fact, and so Pakistan home and comfortably home. The pitch was perfect for them as far as bowling options were concerned. They batted beautifully. 23 on a tough pitch, then Saim Ayub 36 of 33, and that was clearly the highlight of this run chase because the opening partnership meant a great deal in this. Not enough runs. We always felt that maybe 25-30 short. Tikshana wicketless, but he needed to be at his best. And Hasaranga, surprisingly, not able to get his leg. 14 all out in 19.1 overs. Wickets for Nawaz, Shaheen, Abrar and Saim. Mishara, the top scorer. Very impressive outing in this. To Pakistan. They win this contest comfortably by 6 wickets. And the Pakistan captain Salman Ali Agha will lift that winner's trophy. And a time to celebrate for Pakistan. They've been phenomenal in terms of all the games they've played. And it is happy memories for the team in green. Congratulations, Pakistan. Pakistan unbeaten in 5 series in the home season across 3 formats. That's a big deal. 4 consecutive wins in white ball series and 21 wins in T20Is in 2025, the most for them in any year. So this has been a special season for Salman Ali Agha and his men. That's a proud moment. एक ज़माने की बात है, एक बादशाह था जिसका एक बेटा था। बादशाह ने अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला था और उसे दुनिया की हर खुशी दे रखी थी, लेकिन बेटा बहुत लजीज और बेफिक्र था। वो किसी भी काम में दिल नहीं लाता था और हर वक्त ऐश और इशरत में मशगूल रहता था। बादशाह ने अपने बेटे को बहुत बार समझाया कि बेटे तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहिए, लेकिन बेटा किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन बादशाह ने अपने बेटे को एक बड़े जंगल में भेजा और कहा, बेटा तुम्हें यहाँ से कुछ पत्ते लाने हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये पत्ते ऐसे दरख्त से लाने हैं जो किसी और का साया ना हो। बेटा बादशाह के हुक्म पर जंगल में गया और पत्ते लाने लगा। वो एक दरख्त से पत्ते लाता तो वो दरख्त किसी और का साया होता, वो दूसरे दरख्त से पत्ते लाता तो वो दरख्त किसी और का साया होता। वो पत्ते लाता रहा लेकिन उसे कोई ऐसा दरख्त नहीं मिला जो किसी और का साया ना हो। आखिरकार बेटा थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, मैं पत्ते लाने आया था लेकिन यहाँ तो हर दरख्त किसी और का साया है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया और कहा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, मैं बादशाह के हुक्म पर पत्ते लाने आया हूँ लेकिन हर दरख्त किसी और का साया है। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि हर दरख्त किसी और का साया है, क्योंकि हर शख्स किसी न किसी का साया होता है। तुम भी किसी का साया हो और बादशाह भी किसी का साया है। बेटे ने ये बात सुनी और उसके दिल में एक एहसास पैदा हुआ। उसने सोचा कि मैं कितना बेफिक्र हूँ, मुझे एक बादशाह का साया मिल रहा है, मुझे बादशाह की मोहब्बत मिल रही है, लेकिन मैं उसका कोई फायदा नहीं उठा रहा हूँ। बादशाह ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा तुम्हें ये बात समझ आ गई है कि हर शख्स किसी न किसी का साया होता है और हमें उस साये का फायदा उठाना चाहिए। और इस तरह बेटा बादशाह का साया बन गया और उसने बादशाह की खिदमत की और एक अच्छा हुक्मरान बन गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि यहाँ पर हर शख्स किसी न किसी का साया होता है। एक ज़माने की बात है, एक बादशाह था जिसका एक बेटा था। बादशाह ने अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला था और उसे दुनिया की हर खुशी दे रखी थी, लेकिन बेटा बहुत लजीज और बेफिक्र था। वो किसी भी काम में दिल नहीं लाता था और हर वक्त ऐश और इशरत में मशगूल रहता था। बादशाह ने अपने बेटे को बहुत बार समझाया कि बेटे तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहिए, लेकिन बेटा किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन बादशाह ने अपने बेटे को एक बड़े जंगल में भेजा और कहा, बेटा तुम्हें यहाँ से कुछ पत्ते लाने हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये पत्ते ऐसे दरख्त से लाने हैं जो किसी और का साया ना हो। बेटा बादशाह के हुक्म पर जंगल में गया और पत्ते लाने लगा। वो एक दरख्त से पत्ते लाता तो वो दरख्त किसी और का साया होता,
वो दूसरे दरख्त से पत्ते लाता तो वो दरख्त किसी और का साया होता। वो पत्ते लाता रहा लेकिन उसे कोई ऐसा दरख्त नहीं मिला जो किसी और का साया ना हो। आखिरकार बेटा थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। मैं पत्ते लाने आया था लेकिन यहाँ तो हर दरख्त किसी और का साया है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया और कहा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, मैं बादशाह के हुक्म पर पत्ते लाने आया हूँ लेकिन हर दरख्त किसी और का साया है। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि हर दरख्त किसी और का साया है, क्योंकि हर शख्स किसी न किसी का साया होता है। तुम भी किसी का साया हो और बादशाह भी किसी का साया है। बेटे ने ये बात सुनी और उसके दिल में एक एहसास पैदा हुआ। उसने सोचा कि मैं कितना बेफिक्र हूँ, मुझे एक बादशाह का साया मिल रहा है, मुझे बादशाह की मोहब्बत मिल रही है, लेकिन मैं उसका कोई फायदा नहीं उठा रहा हूँ। बादशाह ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा तुम्हें ये बात समझ आ गई है कि हर शख्स किसी न किसी का साया होता है और हमें उस साये का फायदा उठाना चाहिए। और इस तरह बेटा बादशाह का साया बन गया और उसने बादशाह की खिदमत की और एक अच्छा हुक्मरान बन गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि यहाँ पर हर शख्स किसी न किसी का साया होता है। एक जमाने की बात है, एक बादशाह था जिसका एक बेटा था। बादशाह ने अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला था और उसे दुनिया की हर खुशी दे रखी थी, लेकिन बेटा बहुत लजीज और बेफिक्र था। वो किसी भी काम में दिल नहीं लाता था और हर वक्त ऐश और इशरत में मशगूल रहता था। बादशाह ने अपने बेटे को बहुत बार समझाया कि बेटे तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहिए, लेकिन बेटा किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन बादशाह ने अपने बेटे को एक बड़े जंगल में भेजा और कहा, बेटा तुम्हें यहाँ से कुछ पत्ते लाने हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये पत्ते ऐसे दरख्त से लाने हैं जो किसी और का साया ना हो। बेटा बादशाह के हुक्म पर जंगल में गया और पत्ते लाने लगा। वो एक दरख्त से पत्ते लाता तो वो दरख्त किसी और का साया होता। वो दूसरे दरख्त से पत्ते लाता तो वो दरख्त किसी और का साया होता। वो पत्ते लाता रहा लेकिन उसे कोई ऐसा दरख्त नहीं मिला जो किसी और का साया ना हो। आखिरकार बेटा थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। मैं पत्ते लाने आया था लेकिन यहाँ तो हर दरख्त किसी और का साया है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया और कहा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, मैं बादशाह के हुक्म पर पत्ते लाने आया हूँ लेकिन हर दरख्त किसी और का साया है। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि हर दरख्त किसी और का साया है, क्योंकि हर शख्स किसी न किसी का साया होता है। तुम भी किसी का साया हो और बादशाह भी किसी का साया है। बेटे ने ये बात सुनी और उसके दिल में एक एहसास पैदा हुआ। उसने सोचा कि मैं कितना बेफिक्र हूँ, मुझे एक बादशाह का साया मिल रहा है, मुझे बादशाह की मोहब्बत मिल रही है, लेकिन मैं उसका कोई फायदा नहीं उठा रहा हूँ। बादशाह ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा तुम्हें ये बात समझ आ गई है कि हर शख्स किसी न किसी का साया होता है और हमें उस साये का फायदा उठाना चाहिए। और इस तरह बेटा बादशाह का साया बन गया और उसने बादशाह की खिदमत की और एक अच्छा हुक्मरान बन गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि यहाँ पर हर शख्स किसी न किसी का साया होता है।